टैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बगैर पेपर नहीं बनता, ट्रेडिंग इनकम इसका नाम है। ट्रेडिंग इनकम वो टॉपिक है जिसके बगैर टीएक्स का पेपर आज तक नहीं बना। ट्रेडिंग इनकम एक चैप्टर नहीं है। We discussed property income, one chapter. We discussed employment income, one chapter. We discussed saving income, one chapter. लेकिन ट्रेडिंग इनकम वो इनकम है जिसके 5 से 6 चैप्टर्स में ये कवर होता है। बीबीबी कैपलान किट में थोड़ा सा आगे पीछे। बात ये है कि ट्रेडिंग इनकम बोलते किसको हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो बंदा जो खुद का कारोबार करता है, उसको होती है ट्रेडिंग इनकम। आसान जबान में बोले तो नेट प्रॉफिट। आसान जबान में बोले तो नेट प्रॉफिट वो चीज है जिसको ट्रेडिंग इनकम के लिए कंसिडर किया जाएगा। बात यह है कि अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते वक्त अपना नेट प्रॉफिट आईएएस और आईएफआरएस के मुताबिक निकालते हैं। इन अकॉर्डेंस विद आईएएस एंड आईएफआरएस हम अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टैक्स अथॉरिटी एचएमआरसी एचएमआरसी कहते हैं तुम्हारा आईएएस तुम अपने पास रखो, हम आईएएस और आईएफआरएस को तो मानते ही नहीं है। बदमाशी है भाई, नहीं मानते तो नहीं मानो, क्या कर सकते हैं। अब ये अगर आईएएस और आईएफआरएस को नहीं मानते तो ये आईएएस और आईएफआरएस के जरिए से कैलकुलेट होने वाले नेट प्रॉफिट को भी नहीं मानेंगे, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो वो कहते हैं भाई हमें ये नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, हम खल्ली वल्ली नेट प्रॉफिट, वी डोंट केयर। वो कहते हैं कि हमें चाहिए ट्रेडिंग इनकम। टैक्स वालों को चाहिए क्या, ट्रेडिंग इनकम। और हमने क्या निकाला हुआ है, नेट प्रॉफिट। अब आप अकाउंटेंट हो, आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट ही तो निकालते हैं ना, एफआर पास किए हमने हमने अकाउंटिंग के पेपर पास किए हुए हैं, हम तो नेट प्रॉफिट पे बात करते हैं, टैक्स से तो नहीं भाई। हमें एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम चाहिए। हम नहीं मानते आपकी इस अकाउंटिंग के नेट प्रॉफिट को खल्ली वल्ली। तो हमने कहा भाई बता दो कैसे करें। तो अभी जो मैं रूल्स बता रहा हूँ ना, ये रूल्स ऐसे याद होने चाहिए कि कोई नींद से उठा के पूछे तब भी आप सही बता दो। टैक्स अथॉरिटी कहती है देखो भाई, आपने इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त खर्चे क्या किए हैं, माइनस। यू डिडक्टेड एक्सपेंसेस व्हाइल कैलकुलेटिंग द ट्रेडिंग इनकम, राइट, यस करेक्ट। वो कहते हैं तुम्हारा जो ये एक्सपेंस माइनस करना है ना, हमें समझ नहीं आता। वो कहते हैं भाई एक्सपेंसेस की दो एडजस्टमेंट होंगी, एक्सपेंसेस की हम एडजस्टमेंट करवाएंगे। क्यों कराओगे भाई, तो वो कहते हैं देखो, एक्सपेंसेस ऑलरेडी डिडक्टेड बट नॉट अलाउड। यानी कुछ खर्चे, ये एचएमआरसी फरमा रहा है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपने माइनस किए हुए होते हैं आईएएस और आईएफआरएस के मुताबिक। एज पर आईएएस एंड आईएफआरएस यू डिडक्टेड सम एक्सपेंसेस। टैक्स अथॉरिटी कहती है उनको माइनस नहीं करना चाहिए, उनको माइनस नहीं करो। तो क्या हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, हम क्या बोलेंगे, ओके एज यू से सर, वी हैव नेट प्रॉफिट, कुछ खर्चे माइनस हो चुके हैं। टैक्स अथॉरिटी कहती है इसको माइनस नहीं करो, तो क्या करेंगे उसका, एड बैक। ऐड बैक करेंगे। बेहतरीन। सर ऐसा खर्चा कौन सा होता है, क्यूरियोसिटी आती है ना कुछ बच्चों में फौरन से, तो इसकी एक एग्जांपल लिख लो, डेप्रिसिएशन। आप बेचारे आईएएस 16 के मारे,
डेप्रिसिएशन निकालते हो, ये भाई स्ट्रेट लाइन मेथड, ये रिड्यूसिंग, ये मेरा भाई ये लगे पड़े होते हो, फिर टैक्स अथॉरिटी वाली डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं करना है, हटाओ इसको। तो जो माइनस हो चुका है और नहीं होना था उसको क्या कर देंगे, एड बैक। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एक्सपेंसेस डिडक्टेड बट नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का मतलब ये है कि माइनस नहीं होना चाहिए था। बात समझ आ रही है? हाँ। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कहानी बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको मिटाया है, मैं इसको चेंज करूंगा। पहला केस तो हो गया खत्म। अब मेरे अल्फाज जो है ना उस पर ध्यान देना। एक होगा अब नंबर 2 पे, एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेड, नॉट डिडक्टेड बट HMRC कहते हैं कि माइनस होना चाहिए। कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आएंगे, लिस्ट अभी मिलेगी आपको हैंडआउट में, वो याद करनी पड़ेगी कि अलाउ क्या है, नॉट अलाउड क्या है। अभी तो लॉजिक समझ लो कि करना कैसे। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो माइनस नहीं हुए होंगे, डिडक्ट नहीं हुए होंगे, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि इनको माइनस करना चाहिए। क्यों माइनस नहीं किया तुमने, करो माइनस, हम कह रहे करो। सर अकाउंटिंग ने मना किया था कि ये खर्चा माइनस नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग की सुनेंगे कि HMRC की? HMRC की सुनेंगे। ऐसा खर्चा जो माइनस नहीं हुआ है लेकिन होना चाहिए था, क्या करेंगे उसको? सीधा सीधा अच्छे बच्चों की तरह माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब मेरी बात गौर से समझिएगा, जब मैं अल्फाज बोलूंगा वो आपको याद होने चाहिए। अब हम फरमाते हैं, देखो मैं पूछूंगा आपने बताना। एक खर्चा है जो माइनस हो चुका है, एक खर्चा है जो नॉट अलाउड है और माइनस हो गया है। एक खर्चा है जो नॉट अलाउड है मगर माइनस हो गया है, मैं क्या करूं? नॉट अलाउड का मतलब उसको माइनस नहीं होना चाहिए और गलती से वो माइनस हो चुका है या अकाउंटिंग की वजह से वो माइनस हो चुका है, मैं क्या करूं? एड बैक। एड बैक कर दूं, बेहतरीन। दोबारा सुनिए, एक खर्चा है जो नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड सुन के जहन में क्या आया कि माइनस नहीं होना चाहिए। एक खर्चा है जो नॉट अलाउड है और माइनस भी नहीं हुआ है, नॉट अलाउड भी है और माइनस भी नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? हाँ, कुछ नहीं करेंगे। सर इट्स हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे। नॉट अलाउड, नहीं होना चाहिए था और अकाउंटेंट ने माइनस भी नहीं किया है, होना भी नहीं था, किया भी नहीं है, होना भी नहीं था, किया भी नहीं है, तो हम एडजस्टमेंट कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जो टैक्स कह रहा है वही हुआ है। एक्सपेंस नॉट अलाउड है, माइनस हो चुका है, तो ऐड बैक कर देंगे। एक्सपेंस नॉट अलाउड है और माइनस नहीं हुआ है और होना भी नहीं था, तो कुछ नहीं करेंगे। अब एक और बात सुनिए, एक्सपेंस अलाउड है। अलाउड का नाम सुन के जहन में क्या आता है कि माइनस होना चाहिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? यस। माइनस होना चाहिए, अलाउड है माइनस होना चाहिए, अलाउड है माइनस होना चाहिए और माइनस हो चुका है, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे। सर अलाउड है माइनस होना चाहिए और हुआ है तो सानू की कुछ नहीं करेंगे, उसका छोड़ देंगे। और अगर एक्सपेंस अलाउड है और अकाउंटेंट उसको माइनस नहीं किया अकाउंटेंट ने, तो क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। कर देंगे। तो एक्सपेंसेस में कितनी कहानियां आपने पढ़ी? कहानी 1, कहानी 2, कहानी 3, कहानी 4। सर ये 4 कैसे हो गई? अलाउड है माइनस हो चुका है, अलाउड है माइनस नहीं हुआ हुआ है, नॉट अलाउड है माइनस हो चुका है, नॉट अलाउड है माइनस नहीं हुआ हुआ है। ये 4 कहानियां एक्सपेंस में आपने सीखी।
नेचर के हिसाब से वो प्लस या माइनस होगा, जो अभी आपने बताया बिल्कुल सही बताया था। एनी क्वेश्चंस? नहीं। अब बारी आएगी इनकम की। इनकम इनकम को वैसे बुक जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा होता है टैक्सेबल। मैं अलाउड और नॉट अलाउड से ही पढ़ाता हूँ, ताकि स्टूडेंट को एक ही लॉजिक याद रहती है, ठीक है ना, बार बार वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं कहता हूँ इनकम अलाउड है। अलाउड का मतलब ऐड होनी चाहिए। इनकम अलाउड का मतलब क्या होनी चाहिए? प्लस होनी चाहिए। इनकम अलाउड है बट नॉट एडिड। इनकम को प्लस होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से अकाउंटेंट ने प्लस नहीं करा। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा सिनेरियो, चार है ना टोटल। इनकम हाँ। अलाउड है, यानी ऐड होनी चाहिए थी, एंड एड इट। ऐड होनी भी चाहिए थी और ऐड हुई हुई है। होनी चाहिए थी, हुई हुई है। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। होना चाहिए था प्लस और हो गई है प्लस। खल्ली वल्ली बाबा, इग्नोर। दो केस समझ आए। हाँ। इनकम का तीसरा, इनकम नॉट अलाउड है और प्लस भी नहीं हुई। क्या करेंगे? नॉट अलाउड मतलब प्लस नहीं होनी चाहिए थी। नॉट अलाउड मतलब माइनस। नहीं होनी चाहिए थी, और प्लस भी नहीं हुई है। अकाउंटेंट ने भी, अकाउंटेंट बिल्कुल टुन था, उसने प्लस भी नहीं किया। होनी भी नहीं चाहिए और करा भी नहीं है। क्या करूंगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करूंगा। बेहतरीन। और चौथा केस, इनकम नॉट अलाउड है, प्लस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे मोहतरम अकाउंटेंट ने प्लस कर दिया है। टैक्स कह रहा है प्लस माइनस। करना, अकाउंटेंट ने प्लस कर दिया कर है। दिया। अब क्या करूं? माइनस। माइनस कर दूं। सही है। इनकम नॉट अलाउड, प्लस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसे प्लस कर दी है, तो क्या कर दूंगा? इसको माइनस। और इसमें क्या करूंगा? डू नथिंग। एम आई राइट? कुछ नहीं को डू नथिंग बोल। यस। यानी मैं दोबारा सही है। रिकैप कर दूं एक्सपेंस का और इनकम का। आप बताइए। एक्सपेंस अलाउड का मतलब माइनस होना चाहिए। एक्सपेंस अलाउड है और माइनस हुआ हुआ है। क्या करूं? एक्सपेंस अलाउड है और माइनस हुआ हुआ है। क्या करूं? कुछ भी नहीं। एक्सपेंस अलाउड है और माइनस नहीं हुआ हुआ है। क्या करूं? तो माइनस कर दें। बेहतरीन। इनकम नॉट अलाउड है और ऐड भी नहीं हुई हुई। क्या करूं? ऐड कर दें। इनकम नॉट अलाउड मतलब प्लस नहीं होनी चाहिए और प्लस भी नहीं हुई। नॉट अलाउड है अच्छा। और तो फिर कुछ भी नहीं। कुछ भी ऐड नहीं। हुई तो कुछ भी नहीं। और इनकम नॉट अलाउड है, प्लस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्लस हो गई है, अकाउंटेंट ने कर दी है प्लस। क्या करूं? टैक्स कहता है नॉट अलाउड, यानी प्लस नहीं करो, अकाउंटेंट ने कर दिए प्लस। माइनस कर दें। बिल्कुल सही। ये जो मैंने कहानी बताई ना, ये कहानी पे ही पूरी कहानी है, इस कहानी पे ही पूरी गेम है। बात समझ आ रही है? सही है। अब मैं आपको एक्सपेंस में कोई अपना हिंट दूंगा, जुगाड़। एक्सपेंसेस में कुछ बातें याद कर लो। ऑनर, ऑनर बोले तो जिसका कारोबार है। एम्प्लॉई, जो नौकरी करते हैं। एक बात लिख रहा हूं, जरा ध्यान से। ऑनर हमारा दुश्मन है। ये क्या बात की सर आपने? ऑनर ऑफ अ बिजनेस इज आवर एनिमी। उसका खर्चा कभी भी अलाउ नहीं होता।
ऑनर की जात पे कोई भी खर्च हो, ऑनर से रिलेटेड कोई सा भी खर्चा हो, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। खलास, ऑनर हमारा पक्के वाला दुश्मन है, अलाउड नॉट अलाउड की कहानी तक, कि उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? सही है। तो ऑनर का क्या टाइटल है? ऑनर इज अ दुश्मन। क्या बोलेंगे हम? ऑनर इज अ दुश्मन। और एम्प्लॉय जो है ना, वो अपना जिगर है, अपना दोस्त है। उसका कोई सा भी खर्चा हो ना, एम्प्लॉय पे खर्च किया है, खलास, अलाउड। ऑनर की जात पे कोई भी खर्च होगा तो बोले। नॉट अलाउड है। और एम्प्लॉय के ऊपर कोई सा भी खर्च होगा तो वो अलाउड है। फिर एक और चीज याद करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंसेस हमेशा नॉट अलाउड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? नॉट अलाउड। कैपिटल एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? नॉट अलाउड। नॉट बस। अलाउड। जी। कुछ नहीं। फिर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस जो बिजनेस पे हो रहे हो, ऑनर पे नहीं। बिजनेस के वो खर्चे जो बिजनेस पे हो रहे हो और वो कैपिटल एक्सपेंस ना हो, तो वो क्या हो जाते हैं? अलाउड। अलाउड का मतलब माइनस होना चाहिए। नॉट अलाउड का मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। फिर एक और चीज, आपका मशहूर एक्सपेंस जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टैक्स कहता है नॉट अलाउड। डेप्रिसिएशन को भी माइनस नहीं होना चाहिए। अब बात सुनो, अलाउड है, माइनस नहीं हुआ तो माइनस कर देंगे। नॉट अलाउड है और माइनस हो चुका है, तो उसको ऐड बैक करके उसका इम्पैक्ट खत्म कर देंगे। करेक्ट और रॉन्ग? जी। ये आपने लिख लिया 5 पॉइंट्स। हाँ हो गए। सही है, समझ आया? हाँ। अब हम आपके सामने कुछ टेबल्स शेयर करेंगे। ये हैंडआउट में भी है, मैं हैंडआउट क्लास के बाद आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसमें इसको देख भी सकेंगी बाद में। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं अलाउड नॉट अलाउड की। अभी जो मैंने आपको जुगाड़ या शॉर्टकट बताए ना, 1 2 3 4 5 शॉर्टकट हैं। ये 5 शॉर्टकट से बहुत सारे आपके टॉपिक्स निकल जाएंगे जो अभी नीचे टेबल में आएंगे। इतने सारे एक्सपेंस की लिस्ट है, तो ये अगर आपको ये 5 याद है ना, तो आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे। जैसे कि आप देखें नीचे, अलाउड और नॉट अलाउड की एक छोटी सी लिस्ट है। सबसे पहले पहले हम पढ़ते हैं नॉट अलाउड को, ग्रीन वाले। नॉट अलाउड मतलब ये माइनस नहीं होने चाहिए। राइट और रॉन्ग? नहीं। पहला पर हो गया है। अलाउबल एक्सपेंस का। नहीं नहीं, डिस अलाउड का, नॉट अलाउड का। अच्छा। इंटरेस्ट टू द ओनर ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ऑनर का नाम नजर आया? नॉट अलाउड। ऑनर का नाम नजर आया, खर्चा तो बाद में पढ़ना, पहले नॉट अलाउड कर देना। क्या चीज क्या है ये बाद में देखना। बस मालिक ऑनर नजर आया, खल्ली वल्ली वी डोंट केयर, वी विल डिस अलाउ दिस एक्सपेंस। खलास। जैसे पार्टनरशिप में कैपिटल होता है ना, पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे होते हैं वगैरह वगैरह, मालिक नजर आया, खल्ली वल्ली, मालिक इज नॉट अलाउड। ओके, दूसरा पढ़िए।
Salary slash drawings of sole trader slash partner. सोल ट्रेडर या पार्टनर मालिक होता है कि नहीं होता? सोल ट्रेडर Sorry, sir. पार्टनर मतलब मालिक। मालिक नजर आया, हाँ, अब वो सैलरी ले, वो ड्राइंग करे, वो इंटरेस्ट ले, मालिक है ना बाबा। मालिक खल्ली वल्ली वी डोंट केयर, मालिक की जात का खर्चा डिस अलाउड, नॉट अलाउड, नहीं होना चाहिए, माइनस, खत्म। बात समझ आ रही है? ठीक है। तीसरा पढ़े, मालिक के घर Private का बिल, मालिक के private का बिल, मालिक की गाड़ी का पेट्रोल, मालिक की ये, मालिक का वो, मालिक का खर्चा, मालिक का लंच, मालिक का फूड, मालिक को प्यास लगी तो उसको पानी पिलाए। मालिक मतलब हराम, देना ही नहीं है उसको कुछ, अलाउ अलाउ ही नहीं करना है, बस ऐड बैक कर दो अगर उसका खर्चा माइनस हुआ है तो। ऑनर हमारा ऐसा बड़ा दुश्मन है कि जिसके ऊपर होने वाला खर्चा हम टॉलरेट नहीं कर सकते, हम अलाउ नहीं कर सकते, माइनस हो गया है तो ऐड बैक करके उसके इम्पैक्ट को इस दुनिया से, दुनिया अकाउंटिंग या टैक्स से खत्म कर दो उसको। बात समझ आ रही है? सही। अगला, मालिक ने अपनी वाइफ को जॉब पे रखा, अज्यूम करो टाइपिस्ट की जॉब खाली थी, टाइपिस्ट की मार्केट सैलरी जो है वो है अज्यूम 10,000 पाउंड। अब आपने इस पोजीशन पे जोजाए मोहतरमा वाइफ को रखा, तो उसको मार्केट वाली सैलरी देंगे तो फिर क्या घर जा सकेंगे? नहीं, नहीं। देखा कैसा नहीं निकला, जबरदस्त। तो उसको वाइफ होने की वजह से हम कितनी सैलरी दें, आप बताएं? ज्यादा। 12,000 दे देते हैं। कितनी ज्यादा दे रहे हैं इसको? 12,000। बीवी को बीवी होने की वजह से मार्केट के मुकाबले में कितना ज्यादा मिल रहा है? 10,000। एक्सेस कितना मिल रहा है बाबा, एक्सेस। वैसे अगर आप मार्केट से बंदा लाते तो 10,000, अच्छा, हाँ, एक्सेस 2,000 है। को लाए तो 12,000 देने पड़े, तो 2,000 ये एक्सेस मालिक के ताल्लुक की वजह से है, ऑनर की रिश्तेदारी की वजह से, तो ये 2,000 एक्सेस भी नॉट अलाउड होगा, एड बैक हो जाएगा। मार्केट सैलरी अलाउ है। शोहर यानी आपने अपने रिश्ते निभाने तो घर पे निभाओ, अकाउंटिंग में कर सकते हैं लेकिन टैक्स नहीं अलाउ करेगा एक्सेस सैलरीज को। एनी क्वेश्चंस? नहीं। अब हम नेक्स्ट पे, जी जी। तो रिश्तेदारी ऑफ ऑनर की वजह से दी जाने वाली एक्स्ट्रा सैलरी नॉट अलाउड है। अब इसके साथ ही रेड बॉक्स में कुछ अलाउड एक्सपेंसेस हैं, माइनस होंगे। देखो, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट बंदा लेता है, हराम काम है, गलत काम है, बुरी बात है, लेकिन क्यों लेता है? बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए। तो ये ऊपर वाली कौन सी कंडीशन मीट कर रहा है? देखो, बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस अलाउड हो, हाँ इसलिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अलाउ हो जाएगा। किस्तें, अगर बिजनेस का कोई खर्चा है, बिजनेस के लिए कोई चीज किस्तों पे ली है, तो उसका कोई भी एक्सपेंस होगा वो अलाउ होगा। आपने माशाल्लाह F7 पास किया हुआ है, हमसे ही शायद पढ़ा था ना? तो FR में आपको जब हम हाँ IFRS 16 लीजिंग की बात की थी, तो वहां पे हमने देखा था कि उसका इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट SOCI में जाता था। तो लीज हाँ यानी हायर परचेज का जो एक्सपेंस होता है वो भी अलाउड होता है। स्टाफ की सैलरी, जो कमर्शियल स्टाफ को, यानी रिश्तेदारियां नहीं निभानी, कमर्शियल यानी मार्केट सैलरी जो आपने पे की है वो अलाउ होती है। बात समझ आ रही है? सही। एनी तकलीफ, एनी प्रॉब्लम? अब देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने आएगा। शीला, शीला क्वेश्चन का नाम है। शीला आंटी ने क्या किया, इसको जरा पढ़ते हैं, जरा पढ़िए, शाबाश, पहले आप पढ़िए।
शीला के पास एक टाइपिस्ट थे, पार्ट टाइम टाइपिस्ट को वो कितनी सैलरी देती थी? 4,500। टाइपिस्ट भाग गया, फिर रिचर्ड साहब जो वैसे ही बच्चे संभाल रहे थे, शीला ने बोला भाई तुम काम करोगे? तो उसे कहा मैं करूंगा। अब देखो शीला कितनी अच्छी वाइफ है, जो मार्केट सैलरी चल रही है 4,500, ये इतनी प्यारी वाइफ है कि अपने शौहर को 10,000 पाउंड दे रही है। 4,500 पाउंड बनते हैं, लेकिन शौहर को, शौहर होने की वजह से कितना एक्सेस दे रही है? एक्सेस सैलरी कितनी है? कहाँ 4.5 और कहाँ 10, कितना फर्क है? क्या ये फर्क 5,500 Right. है? हाँ, हमने रूल क्या पढ़ा? मार्केट सैलरी अलाउ होती है, यानी अगर शोर को 4,500 देती तो टैक्स बोलता ठीक है इतना तो अलाउ है, माइनस कर लो। लेकिन 10,000 मतलब 5,500 एक्स्ट्रा सैलरी दे रही है, ये नॉट अलाउड होगा। यानी अगर उसने, जैसे कि अकाउंटिंग में होता है कि आप सैलरी एक्सपेंस पूरा 10,000 ही रिकॉर्ड करोगे, तो अगर आपने 10,000 सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, तो आप ये जो एक्सेस पार्ट है ना 5,500, इसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे जी? ऐड बैक कर देंगे। बात समझ आती है? ये एक्सेस right. जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई भी थी थ्योरेटिकली, इसका मैंने कंप्यूटेशन का क्वेश्चन भी आपको करवा दिया। कोई सवाल है तो बताइए। एनी प्रॉब्लम? Right. आगे अब देखिए, अब कलर सही हो चुका है, ग्रीन में है अलाउड और रेड में है नॉट अलाउड। ठीक है, पहले हम रेड को पढ़ते हैं, नॉट अलाउड। मैंने बता दिया था डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, एमोटाइजेशन भी अलाउ नहीं होती, इम्प्रूवमेंट्स कैपिटल एक्सपेंस होते हैं, और हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। अभी जो मैंने 5 चीजों की लिस्ट लिखी थी ना, ऑनर, दुश्मन, एम्प्लॉय, दोस्त, वहीं पे मैंने लिखा था कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड। इनिशियल रिपेयर, इनिशियल रिपेयर पता है क्या होता है? आपने एसबीए पढ़ा था अभी हमसे, एसबीए में हमने देखा था कि अगर बिल्डिंग काम के काबिल नहीं है और उसको काम के काबिल इनिशियल रिपेयर करो। इनिशियल रिपेयर मतलब ऐसी बिल्डिंग, ऐसी एसेट जो इस्तेमाल काबिल नहीं है, खर्चा करके उस नाकाबिले इस्तेमाल चीज को काबिले इस्तेमाल बनाया, that is called initial repair and it's a capital expense, that's why it's not allowed at all। बचपन से आपने पढ़ा है एसेट खरीदते हैं जो लीगल फीस या कोई भी फीस या कोई भी टैक्स, ड्यूटी, श्यूटी, व्यूटी देते हैं, वो सब कैपिटल एक्सपेंस होते हैं। वन टाइम एक्सपेंसेस जो होते हैं, एसेट की एक्विजिशन, ये तीनों वही हैं। एसेट खरीदा, लीगल फीस दी, कोई भी फीस दी, कोई सा भी टैक्स दिया, एसेट खरीदते वक्त कैपिटल एक्सपेंस लाइक इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, लीगल फीस, टैक्स, एसेट खरीदते वक्त तमाम के तमाम कैपिटल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, क्योंकि रूल ये कहता है कि कैपिटल एक्सपेंस अलाउ निष्ठमड़ा, यानी कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, कैपिटल एक्सपेंस हम माइनस नहीं कर सकते। कोई मसला? Right. ये सारे आपको हिफ्ज होने चाहिए। नेक्स्ट है ग्रीन बॉक्स, कि ये सब अलाउ हैं। चलो भाई, कैपिटल अलाउंस ये मैं खुद पढ़ाऊंगा, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि होता क्या, ये भूल जाइए। बस ये याद रखिए कैपिटल अलाउंस आएगा कभी। रिपेयरिंग, रिपेयरिंग क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस? रिपेयर, Revenue. रेवेन्यू एक्सपेंस तो अलाउ होते हैं जो बिजनेस के लिए हो। ऐसा इनिशियल रिपेयर जिसके बगैर एसिड काम की सिचुएशन में हो, यानी एसिड चलने की पोजीशन में था, जस्ट आपने उसको रिपेयर करवाया, कोई उसकी एफिशिएंसी वेफिशिएंसी नहीं पड़ी, तो ये भी अलाउ होगा कि ये जस्ट जनरल रिपेयर है। आप पे कोई केस हो गया, आपने अपने चीजों को बचाने के लिए उस केस को डिफेंड किया,
तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। आपने लोन लेना है, क्या लेना है, लोन लेना है। लोन लेने के लिए कुछ फीस वगैरह देनी पड़ती है तो वो भी अलाउड है। और अगर आप टेनेंट हैं और अपनी लीज यानी अपने टेनेंसी को रिन्यू करने जाते हैं तो उसकी भी कोई एक्सपेंस या फीस होती है तो वो भी अलाउ है। एक नज़र इन दोनों बॉक्सेस को देखिए, कोई सवाल जहन में आ रहा है तो बताइए। नहीं। नहीं। ये सारे आपको याद या हिफिज होने चाहिए। ये याद नहीं हो ठीक है। तबाही हो जाएगी। सही है। अगला बॉक्स आपके सामने आएगा, अब इंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट्स। इसको मैं जिस तरह बताऊं ना उस तरह से याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। हमें पता है ऑनर दुश्मन है, एम्प्लॉय दोस्त है, करेक्ट। गिफ्ट एक अलग चीज होता है, इंटरटेनमेंट एक अलग चीज है। टैक्स की नजर में दोनों अलग अलग चीजें हैं, बात समझ आ रही है। दोनों हाँ। रूल्स भी अलग हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट हाँ। 3 लोगों को करवाई जा सकती है। इंटरटेनमेंट कितने लोगों को कराई जा सकती है, 3। 1, 2 और 3। एक है ऑनर। आपने ऑनर को इंटरटेनमेंट यानी ऑनर ने खुद को इंटरटेन करवाया, यानी ऑनर है ना, मालिक है, इंटरटेनमेंट की उसने कुछ। या फिर आपने स्टाफ को कोई पार्टी शार्टी दी, उनको एंटरटेनमेंट करवाई। या फिर आपने क्लाइंट्स या सप्लायर्स को इंटरटेनमेंट करवाई। सप्लायर की बंदा कभी दावत कर लेता है, कस्टमर्स की दावत कर लेता है। रूल फरमाता है, ऑनर क्या है आपका रूल, मुझे बताइए ऑनर के बारे में क्या ख्याल हैं। नॉट अलाउड। ऑनर दुश्मन है बाबा, तो ऑनर की इंटरटेनमेंट तो सीधी सीधी नॉट अलाउड। हल्ली वल्ली ऑनर की इंटरटेनमेंट नॉट अलाउड, माइनस वी एड बैक कर देंगे। स्टाफ की, अलाउड। स्टाफ तो अपना दोस्त है, कुछ भी करे अलाउ कर देंगे। सवाल ये है सर हमें इसका नहीं पता है, आपने क्लाइंट और सप्लायर इसका क्या होगा, तो कलर में रेड यूज किया है तो इसका मतलब क्या है, स्टाफ सिर्फ नॉट अलाउड। स्टाफ के लिए अलाउ है, बाकी किसी के लिए भी इंटरटेनमेंट अलाउ नहीं है। वो ऑनर हो, वो क्लाइंट हो, वो सप्लायर हो, वो आपके ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स हो, सही है। आपका बैंकर हो, सिर्फ स्टाफ के लिए एंटरटेनमेंट अलाउ है, बाकी किसी के लिए एंटरटेनमेंट अलाउ नहीं है। बात समझ आ रही है। सही है। ये जो सही मैंने है। लिखा है इसको लिखिएगा। हो गया। अब आते हैं गिफ्ट्स पे। ये लिख लिया है ना, इंटरटेनमेंट लिख लिया, इसी तरह से टेबल बना लिया। हाँ। वेरी गुड। अब हम आते हैं गिफ्ट पे। गिफ्ट, सेठ अपनी कंपनी से खुद गिफ्ट ले सकता है, ही इज बादशाह, ही इज द डॉन, नोबडी हाँ। कैन से नो टू हिम। लेकिन अगर बॉस कोई गिफ्ट लेगा तो हमें पता है दुश्मन है, टैक्स की नजर में नॉट अलाउड। यानी अगर ऑनर कोई गिफ्ट लेगा तो इट्स नॉट अलाउड। स्टाफ को कोई गिफ्ट दोगे जी। तो आपको याद है कि स्टाफ अपना दोस्त है, स्टाफ को गिफ्ट दोगे तो क्या हो जाएगा, अलाउ। अलाउड। अब मसला है सर ये जो तीसरा है ना, कस्टमर सप्लायर, इनको देंगे तो इनको गिफ्ट देना अलाउ है, इफ। ये इफ जो लिखा है ना, ये इफ सही है। बटन आ गए। इफ का मतलब है 3 कंडीशंस मीट होनी चाहिए, कितनी,
तीनों कंडीशन मीट हो जाएं गिफ्ट में ठीक, अच्छा, कंडीशन है इसकी। तो अलाउ होगा। अब वो कंडीशंस क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। वो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, सबसे पहली कंडीशन है कि खाना पीना नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? खाना पीना नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी वर्थ जो है ना, वो एक गिफ्ट की वर्थ 50 पाउंड पर टैक्स ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो जो गिफ्ट दोगे ना, जो खाना पीना नहीं है और 50 पाउंड तक का है और एक गिफ्ट एक साल में है एक बंदे को, वो उस गिफ्ट पे आप ही कंपनी की एडवर्टीजमेंट भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आप ही कंपनी की एडवर्टीजमेंट भी होनी चाहिए। मतलब गिफ्ट को मैं रिकॉल करूं, अगर ऑनर को गिफ्ट दोगे तो नॉट अलाउड, स्टाफ को गिफ्ट दोगे तो अलाउड। लेकिन सर अगर मैं ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स को, बैंकर्स को कोई गिफ्ट दूंगा, यानी ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर मतलब सप्लायर, कस्टमर, बैंकर्स मिलने जुलने वाले, उनको जो बिजनेस के लिए हम सारे पास हैं, सप्लायर कस्टमर, उनको गिफ्ट दूंगा तो यहाँ पे ये एंटरटेनमेंट की तरह नॉट अलाउड नहीं, अलाउड है। लेकिन अलाउ होने के लिए तीनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। पहली, ये गिफ्ट खाने पीने का आइटम नहीं होना चाहिए। दूसरी, नहीं होना चाहिए। गिफ्ट की वैल्यू 50 पाउंड से ज्यादा पर कस्टमर पर टैक्स ईयर नहीं होनी चाहिए। तीसरी, ये गिफ्ट जो है ना, इस पे आपकी एडवर्टीजमेंट, जैसे आप देखो पेन कैलेंडर वगैरह मिलते हैं ना, गिफ्ट में आते हैं, तो उस पे कंपनियों का क्या लिखा हुआ होता है, कंपनी का मोनोग्राम या लोगो या एडवर्टीजमेंट हुई भी होती है, तो ये एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। एक बात बताइए, मैंने बर्गर दिया 40 पाउंड का, जिसपे कंपनी का एडवर्टीजमेंट भी था, सप्लायर को, अलाउड नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। बर्गर है इस वजह से, खाना पीना है। हाँ। मैंने एक कैलेंडर दिया कस्टमर को, 10 पाउंड का था और उस पर एडवर्टीजमेंट भी थी, अब अलाउड। अलाउड। खाना पीना नहीं है, 50 के अंदर है और एडवर्टीजमेंट भी है। लास्ट एग्जांपल, मैंने एक पेन अपने कस्टमर को गिफ्ट की। पेन बड़ी महंगी वाली है, 60 पाउंड की पेन है और उस पर एडवर्टीजमेंट भी है, अब नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। सवाल ये है कि क्या पूरा 60 पाउंड नॉट अलाउड के एक्सेस अमाउंट, यानी 60 की है, एक्सेस होगा ना। आपका दिमाग कहता है एक्सेस होगा, टैक्स कहता है फुल अमाउंट इज नॉट अलाउड, और यही यहाँ मैंने टाइप किया है। इफ द टोटल गिफ्ट अच्छा। टैक्स ईयर एक्सीड 50, द फुल कॉस्ट इज नॉट अलाउड। और यही वो गलतियां हैं जो बच्चे कर जाते हैं। तो सही। याद रखने का है कि अगर 50 पाउंड से ऊपर का गिफ्ट दिया है तो पूरी अमाउंट, पूरी पूरी अमाउंट नॉट अलाउड हो जाएगी। करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है। हाँ। एनी सवाल? नहीं। ओके। नेक्स्ट क्लास कल है हमारी इंशाल्लाह। उससे पहले आपने ये अलाउड नॉट अलाउड को कोशिश करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप याद कर लो, एक दिन में तो याद नहीं होगा, लेकिन एक दो बार रीड जरूर कर लेना हैंड आउट से। आज की क्लास की लास्ट बात सर आप हमारी, मुझे हैंड आउट भेज दें। हाँ मैं भी भेज रहा हूँ, बस क्लास एंड होती है तो मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? सही है, ठीक है। लास्ट चीज आज के लिए सब्सक्रिप्शंस की बात होगी। सब्सक्रिप्शन बोले तो देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पे। देखो सब्सक्रिप्शन तो बहुत सारी होती है, सही है। हम्म।
पहला है पॉलिटिकल पार्टी की सब्सक्रिप्शन, नॉट अलाउड। आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन इज नॉट योर बिजनेस एक्टिविटी माय फ्रेंड, so it's not allowed. Got my point? ठीक। दूसरा, अगर ट्रेड यूनियन की सब्सक्रिप्शन है तो ठीक है, ये बिजनेस रिलेटेड है, इट्स अलाउड। ओके। सही। नॉन ट्रेड यानी कोई जिम शिम की ऑनर की अपनी जात के लिए कोई नॉन ट्रेड सब्सक्रिप्शन है तो नॉट अलाउड। गिफ्ट एड या डोनेशन टू नेशनल चैरिटी, गिफ्टेड भी, गिफ्टेड की डेफिनेशन ही ये है। गिफ्टेड बोलते हैं डोनेशंस को जो नेशनल चैरिटी को किया जाए, और ये नॉट अलाउड होता है। यानी माइनस हुआ देखो, डोनेशंस एक्सपेंस के तौर पे आप माइनस करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन अगर आपने ये डोनेशन नेशनल चैरिटी को किया है ना, तो गवर्नमेंट यानी टैक्स डिपार्टमेंट इसको अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर आपने यही डोनेशन लोकल चैरिटी को किया है, क्या क्या है, कहाँ पे किया है, डोनेशन आपने लोकल चैरिटी को किया है, तो गवर्नमेंट इसको अलाउ कर देती है। यानी बड़ा माइनर सा फर्क है ना नाम में, लोकल चैरिटी नेशनल चैरिटी होनी रजिस्टर्ड ही चाहिए, ऑब्वियस है। अगर लोकल चैरिटी को डोनेट करोगे अलाउ होगा, नेशनल चैरिटी को जिसको गिफ्टेड बोलते हैं नॉट अलाउड होगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस नॉट अलाउड। ठीक। नेशनल चैरिटी और लोकल चैरिटी? एक सवाल जहन में आता है ना, तो इसका जवाब बड़ा आसान है। नेशनल चैरिटी वो होती है जो पूरे मुल्क में हो। यूके की सबसे फेमस जो चैरिटी है वो है ऑक्सफैम। जैसे पाकिस्तान में, आपके लिए आसान करूं, नेशनल चैरिटी की एग्जांपल होगी सैलानी वेलफेयर। हाँ। सैलानी ऑल ओवर द कंट्री मौजूद है, जैसे यूके में ऑक्सफाम है। तो सैलानी डोनेशन भी दें सैलानी को, तो सैलानी इज अ नेशनल चैरिटी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह ऑक्सफैम जो है, इट्स अ नेशनल चैरिटी ऑफ यूके। नेशनल चैरिटी को डोनेशन दोगे उसको गिफ्टेड बोलते हैं, और वो अलाउ नहीं होता। सही है। लोकल चैरिटी उस चैरिटी को बोलते हैं जो किसी एक इलाके तक होती है। मिसाल के तौर पे मनाल फाउंडेशन डिफेंस में है, एक ही ऑफिस है, डिफेंस में ऑपरेट करती है, बस खत्म। ठीक है। हाजी हाजी जमील मेमन ऑर्फेनेज हाउस, एक ही ऑर्फेनेज हाउस है उनका, एक ही जगह पे है, वहीं से ऑपरेट करता है, खत्म। पूरे मुल्क में नहीं है, एक इलाके में है, रजिस्टर्ड है, तो ये लोकल चैरिटी है। रजिस्टर्ड है, लोकल चैरिटी है, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, अलाउ कर देंगे। और नेशनल चैरिटी है तो अलाउ नहीं करेंगे। अलाउड का नहीं मतलब करेंगे। होना चाहिए, नॉट अलाउड का मतलब है माइनस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल है तो पूछेगा, वरना आप लीव कर सकती हैं। नहीं। ओके, समझ में आ गया। ओके, अल्लाह हाफिज। अब हमने ट्रेडिंग इनकम में देख लिया कि सब्सक्रिप्शन वगैरह तक की कहानी कैसे होती है। आज जो चीज पढ़ेंगे वो है लीज प्रीमियम। लीज प्रीमियम अलाउड नॉट अलाउड क्या होता है, कैसे होता है, वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो बात समझिएगा, ये तो हैंडआउट में बना हुआ है बॉक्स, वो मैंने पेस्ट किया है, लेकिन इसको समझना है। आपने बचपन से एक चीज पढ़ी, यानी हमने जब प्रॉपर्टी इनकम पढ़ा, ये है कमजोर सा आदमी जिसको हमने कहा था लैंडलॉर्ड, और ये और बेचारा नाजुक सा आदमी, शरीफ सा आदमी जिसको हमने कहा था टेनेंट। करेक्ट। अब बात गौर हाँ। करने की है कि टेनेंट क्या करता है। टेनेंट प्रीमियम, अभी मैं सिर्फ प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, टेनेंट प्रीमियम पे करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ। गोइंग टू पे द प्रीमियम टू द लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड के लिए कैसे वर्किंग करते थे? लैंडलॉर्ड के लिए सर हम पता है क्या करते थे, हम असेसेबल प्रीमियम निकालते थे, और ये असेसेबल प्रीमियम उसकी
एनुअल रेंट में ऐड हो जाता था। कैसे निकालते थे सर? ऐसे निकालते थे 51 माइनस। 51 minus 10 upon 50 multiply by premium. वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि भाई प्रीमियम पेड है 10,000 और 10 years हैं, तो सॉल्व करने वाले इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डी की जगह ये लिख देंगे और प्रीमियम की जगह 10,000 लिख देंगे। असेसेबल प्रीमियम कितना आएगा? कैलकुलेटर प्लीज हेल्प मी विद द नंबर। 8,200। कितना? 8,200। 8,200। और ये लैंडलॉर्ड को मिला है ना, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? लैंडलॉर्ड अपनी एनुअल रेंट के अंदर इसको प्लस करता है, यानी अपनी प्रॉपर्टी हाँ, ऐड को करें। प्लस करता है। करेक्ट? जी। यानी ये प्रॉपर्टी इनकम को बढ़ाता है लैंडलॉर्ड की। मसला जो सीखना है आज वो है पेमेंट का, कि टेनेंट जब ये पे करता है तो ये पेमेंट क्या है? तो ये पेमेंट अलाउड एक्सपेंस है। ये पेमेंट क्या है? अलाउड एक्सपेंस है। अलाउड फ्रॉम वेयर? ये अलाउड है। अलाउड मतलब माइनस होना चाहिए। अलाउड एक्सपेंस फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम। कहां से अलाउ है? ट्रेडिंग इनकम से अलाउ है। यानी ये जितना भी प्रीमियम पे कर रहा है ये ट्रेडिंग इनकम से माइनस कर सकता है। सवाल है सर क्या पूरी अमाउंट माइनस कर सकता है जितना प्रीमियम दिया है, या कोई फार्मूला है? तो भाई फार्मूला तो होगा। फार्मूला वही है जो आपने लैंडलॉर्ड के लिए सीखा है, यानी असेसेबल प्रीमियम निकालो। असेसेबल प्रीमियम कैसे निकलता है? यही फार्मूला है ना असेसेबल प्रीमियम का। यानी जी। 8,200 आया कि नहीं आया? हाँ। यानी सेम फार्मूला लगा। असेसेबल प्रीमियम आया, यानी 51 माइनस डी डिवाइड बाय 50 इंटू प्रीमियम अमाउंट। असेसेबल प्रीमियम आ गया। बात है ये कितना ड्यूरेशन था? 10 साल। यानी असेसेबल प्रीमियम 10 साल का इकट्ठा है। और जब हम इनकम में ऐड करते हैं तो पूरा ऐड करते हैं। ट्रेडिंग इनकम 1 साल की होती है। ट्रेडिंग इनकम कितने साल की होती है? 1 साल की। तो इसको तो इसको 10 साल से डिवाइड कर देंगे इसको 1 साल का साल निकालने में के लिए। डिवाइड कर देंगे। यानी डी बोले तो, यानी असेसेबल प्रीमियम डिवाइडेड बाय डी, यानी अलाउड एक्सपेंस। अगर आपसे पूछता है कि कितना अलाउड एक्सपेंस है, तो हम कहेंगे भाई जो असेसेबल प्रीमियम था ना, तो उसको डी ड्यूरेशन से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा ये अलाउड एक्सपेंस है, ये माइनस होना चाहिए। क्या? ये माइनस होना चाहिए। अब हो क्या गया है, करना क्या, ये हम क्वेश्चन से देखेंगे। ये सही है। माइनस होना चाहिए, यानी 820 माइनस होना चाहिए। अब गलती से उसने अगर 8,200 माइनस कर दिया है तो हम ऐड बैक करके 820 माइनस कर देंगे। कुछ भी माइनस नहीं किया है तो हम 820 को उठा के सीधा सीधा माइनस कर देंगे। यानी जब लैंडलॉर्ड को मिलता है तो फार्मूले का पूरा आंसर जो कि 8,200 था वो उसकी प्रॉपर्टी इनकम में ऐड हो जाता है। लेकिन जब आप पे करते हो तो फिर आप उस असेसेबल प्रीमियम के फार्मूले के आंसर को डी से डिवाइड करेंगे। गॉट माय पॉइंट? सही है। एक बात और मैं बताऊंगा, ट्रेडिंग इनकम ईयर एंड पे होती है ना। बात यह है हाँ। कि अगर कंपनी का पीरियड एंड हो 9 मंथ्स का, यानी आपको जो प्रॉफिट दिया है वो 1 साल का नहीं है। अज्यूम करो वो कितने मंथ्स का है? 9 मंथ्स का। तो फर्दर क्या होगा भाई? 820 1 साल का है। फर्दर इसको क्या कर, मल्टीप्लाई बाय 9/12। यानी मंथ सब पोर्शन तक ये चला जाएगा अलाउड एक्सपेंस पर ईयर। और अगर आपका ईयर भी पूरा नहीं है तो मंथ तक अपोर्शन होएगा। ये बात समझ आती है? सही है। एनी तकलीफ? नहीं। वेरी नाइस। एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छी से आ जाए। इस क्वेश्चन में आपने अलाउड एक्सपेंस निकालना है। आसिफ भाई हैं, उन्होंने बिलाल भाई यानी आसिफ ने पे किया है
तो आसिफ ने पे किया है तो आसिफ के लिए निकलेगा अलाउड एक्सपेंस। चले निकालते हैं। 51 minus D, which is 20 years given in the question, and the premium amount is 50,000। और हमें ये पता है कि पेड है, पेड अलाउड एक्सपेंस निकाल रहे हो तो इसको फर्दर डी से यानी ड्यूरेशन जो कि 20 साल है उससे डिवाइड कर दो तो आपके पास तशरीफ लाएगा अलाउड एक्सपेंस फॉर द ईयर। और ये साल का ही सवाल है, बोला नहीं है मंथ्स तक प्रोरेट करने के लिए। तो दैट विल बी द आंसर विच इज हाउ मच। चेक करेंगे। मंथ्स की तो कहानी नहीं है, हाँ, इसमें मंथ्स तो इन्वॉल्व नहीं है। मंथ्स इन्वॉल्व नहीं है तो सिर्फ डी से डिवाइड करके छोड़ दिया, यानी 1 साल का आंसर निकाल दिया। करेक्ट और रॉन्ग? जी सही है। क्या आंसर आया? 1550। बेहतरीन हो गया। इसको जरा लिख लीजिएगा और उम्मीद है लिख लिया होगा। हाँ जी लिख लिया सर। अब 1 मिनट वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट चीज वो है कार लीजिंग। कार लीजिंग, गाड़ी की लीज, लीजिंग एक्सपेंस। टैक्स कहता है लीजिंग देखनी है तो गाड़ी का CO2 देखो। हम एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ चुके हैं तो CO2 से बड़ा हमारी वाकफियत है। CO2 कार्बन हाँ डाइऑक्साइड एमिशन को बोलते हैं। वो कहता है भाई CO2 50 जो ग्राम पर किलोमीटर ये बेस लाइन है। अगर 15 था। 50, यहाँ पे 50 है। हाँ अच्छा। कहता है कि अगर 50 से ज्यादा होगा तो 15% ऑफ लीजिंग नॉट अलाउड हो जाएगा। जितना भी आपने लीज का खर्चा किया है ना उसका 15% नॉट अलाउड कर देना। और अगर आपका CO2 50 ग्राम के अंदर अंदर है तो जितना भी लीजिंग पे खर्च किया है वो सब अलाउ कर देना। मिसाल के तौर पे मैंने गाड़ी की लीज करवाई। मैंने क्या करवाई? गाड़ी की लीज करवाई। जैसे कि ये क्वेश्चन है एमुअल, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। एमुअल है, इस पे गाड़ी की लीजिंग करवाई। ठीक है, लीजिंग का खर्चा कितना है? लीज एक्सपेंस कितना है? 8,000। हमें बताना है अलाउड एक्सपेंस और नॉट अलाउड एक्सपेंस। अब 8,000 की लीजिंग है। CO2 कितना है? 58। क्या ये रेड वाला बॉक्स मीट कर रहा है? 50 से ज्यादा जी है। अब CO2 50 से ज्यादा है तो रूल क्या कहता है कि 15% नॉट अलाउड है। यानी 8,000 का 15%। 15% नॉट अलाउड है। यानी इसको एड बैक, अगर ये माइनस हुआ ये है तो इसको एड बैक कर देंगे 15% को। कितना? सही है। आई गेस तो 1200। 85% इसका अलाउ हो जाएगा। यानी 15% नॉट अलाउड है तो 85% अलाउ हो जाएगा। और हमने कल जो कहानी पढ़ी है ना, अलाउड का मतलब माइनस होना चाहिए, नॉट अलाउड का मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। अब कितना माइनस हुआ है और क्या करना है ये आपको रूल पता है। अब आप क्वेश्चन जब अभी हम देखेंगे तो उस क्वेश्चन में आपका दिमाग में उसी तरफ से लेके चलूंगा कि भाई अलाउड कितना है। सर 85%, यानी कितना अमाउंट में अगर आपसे पूछूं तो 6,800 अलाउ है। 6,800 अलाउ है, 6,800 माइनस होना चाहिए। और 1,200 नॉट अलाउड है, 1,200 माइनस नहीं होना चाहिए। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? सही है। ये एग्जाम्पल में कोई तकलीफ है? नहीं। इसको कॉपी कर लें। हाँ जी एक मिनट। जी हो गया। चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करूंगा। मैं ये 58 हटा देता हूं और मैं कहता हूं इंस्टेड ऑफ 58 इज 40 ग्राम पर किलोमीटर। केस 2, क्वेश्चन 2। अज्यूम करें ये 40 ग्राम है।
अब ये कौन से बॉक्स को मीट करता है? रेड वाले को। यानी ग्रीन वाले को। ग्रीन वाले का मतलब क्या हुआ कि अगर 50 से नीचे है तो सारे का सारा एक्सपेंस अलाउ है। नॉट अलाउड नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर CO2 50 से नीचे हो, CO2 50 से नीचे हो, तो पूरे का पूरा लीज एक्सपेंस माइनस होना चाहिए। माइनस हो गया है और होना चाहिए था तो कुछ नहीं करेंगे। और अगर माइनस नहीं हुआ है और होना चाहिए तो 8,000 को उठा के माइनस कर देंगे। करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है। इसको जरा लिख लीजिएगा। तो भी कॉपी कर लीजिए, कोई सवाल है तो बताइए। हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, हैंडआउट में एक चीज आएगी, इम्पेयरमेंट, बैड डेट्स वगैरह वगैरह। इसको जरा ध्यान से लिखना है, ये मैं लिख के बताऊंगा। जिसको आप कहते हैं बैड डेट्स, अकाउंटिंग में आप करते हैं बैड डेट एक्सपेंस। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। बैड डेट्स, बैड डेट्स की कहानी टैक्स में थोड़ी सी है अलग। टैक्स बैड डेट्स को किस तरह से डील करता है हमने अभी ये सीखना है, ठीक है? तो आपने बचपन से यानी F3, F1, F2, F3 में बैड डेट्स को बड़ा डिटेल में देखा है। एंड इफ यू आर एन ए लेवल स्टूडेंट या ओ लेवल स्टूडेंट तो आप तो बादशाह हैं। आपने तो इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ा हुआ है। देयर आर टू थिंग्स। बैड डेट्स में क्या क्या चीजें होती थी, अकाउंटिंग क्या क्या करती थी? अकाउंटिंग दो काम करती थी, कौन कौन से दो काम थे वो? बैड डेट्स दो तरह से रिकॉर्ड होता था। दो तरह का बैड डेट्स, हाँ। बताइए। राइट ऑफ हो जाता था। एक एक्चुअल राइट ऑफ होता था हाँ। और अलाउंस होता था था ना। रिटर्न ऑफ। एक क्या होता था? रिटर्न ऑफ। और हाँ, दूसरा राइट ऑफ। प्रोविजन। प्रोविजन। प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, रिमेम्बर? जी। जिंदगी भर की अकाउंटिंग में यही दो काम तो किए हैं बैड डेट्स के अंदर। एक रिटर्न ऑफ, रिकवर्ड भी होता है, उसको भी देखते हैं। एक होता है राइट ऑफ और दूसरा क्या होता है? अलाउंस। करेक्ट और रॉन्ग? सही है। ये दोनों एक्सपेंसेस HMRC के मुताबिक अलाउड हैं। क्या बात है! दोनों। HMRC रिटर्न ऑफ भी अलाउ है और प्रोविजन भी अलाउ है। बस ये याद रखना, प्रोविजन IFRS के हिसाब से कैलकुलेट हुआ हो, आपने कोई अपनी लॉजिक नहीं लगाई हो, ठीक है? IFRS के नहीं। हिसाब से, या जिस जगह पे IFRS नहीं है वहां पे गैप है, यानी जो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस है ना उस कंट्री की, UK की, उसके हिसाब से अगर आपने राइट ऑफ किया है तो ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? नहीं। इसमें एक तीसरी बात जो बचपन में पढ़ी थी, रिकवरी। रिकवरी ऑफ हाँ। एसेट्स। देखो ये दोनों अलाउड एक्सपेंस हैं। अब मैंने आपको कहा था कि बुक है ना इनकम के लिए टैक्सेबल का वर्ड यूज करती है, जो कि सही है, लेकिन हमने अपनी याद रखने के लिए हम इनकम को भी अलाउड बोल देते हैं। अलाउड एक्सपेंस का मतलब माइनस होना चाहिए और अलाउड इनकम का जी। मतलब प्लस होनी चाहिए, बस।
यानी बैड डेट्स की जो तीन चीजें हमने अकाउंटिंग में बचपन से पढ़ी है वो तीनों अकाउंटिंग की तरीके से सही है। अकाउंटिंग और टैक्स सेम है। टैक्स कहता है भाई राइट ऑफ किया माइनस होना चाहिए। प्रोविजन है अगर आईएफआरएस या यूके के जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से तो माइनस होना चाहिए। और चाहिए। अगर बैड डेट्स की रिकवरी हुई है तो ये टैक्सेबल इनकम है। हम अलाउड इनकम बोलते हैं अपने आसानी के लिए कि इसको ऐड होना चाहिए। ऐड ऐड होना चाहिए। अगर ऐड नहीं हुई हुई तो हम क्या कर देगा, हम ऐड कर देगा। करेक्ट और रॉन्ग? सही है। ये तो तीन आसान चीजें थी। अब कुछ एक एक्स्ट्रा बात आएगी। एक होता है अनयूजुअल डेट। देखो आपका बैड डेट्स होता है कस्टमर के साथ। बैड डेट्स क्यों होता है, आप कस्टमर से बात करते हैं। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, नॉन ट्रेड डेट बीइंग रिटन ऑफ। आप अपने कारोबार से हट के किसी को उधार देते हैं। ये जो ऊपर हमने पढ़ा ना ये तीनों की खुसूसियत ये थी कि ये तीनों ट्रेड रिलेटेड थे। ये ये और ये तीनों क्या थे, ट्रेड रिलेटेड थे। ट्रेड रिलेटेड बोले तो बिजनेस से इन पर्टेन करते थे। यानी आपके कस्टमर या सब कस्टमर का उधार था। आपने माल उधार पे बेचा था, यानी आपने बिजनेस किया था। उधार पे बेचा था, बंदा खा के भाग गया। बेटर इसी को बोलते हैं ना हम अकाउंटिंग में भी, कि भाई उधार दिया था बंदा खा के भाग गया। तो ये ट्रेड रिलेटेड होते हैं, 1 2 और 3। ट्रेड रिलेटेड उधार है, डूब गया या उसका प्रोविजन बनाना पड़ा तो अलाउड एक्सपेंस है। और ट्रेड रिलेटेड डूबा हुआ पैसा वापसी मिल गया तो ये अलाउड इनकम है, यानी प्लस हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट? सही है। अब मसला ये है कि जो चौथा पॉइंट है ना, नॉन ट्रेड रिलेटेड, बिजनेस से हट के उधार, तो फिर इसके लिए तो आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। ये नॉट अलाउड होते हैं। जो आपकी ट्रेड से रिलेट नहीं करता वो अलाउ नहीं है। हमारे कोर्स में इसकी एग्जांपल हैं। ये कौन से उधार होते हैं नॉन ट्रेड डेट, ये आपको मैं बता देता हूँ, पेपर में यही आते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं मैं लिख रहा हूँ। लोन टू एक्स फॉर्मल एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय भाग गया, अब वो एम्प्लॉय तो नहीं रहा। एम्प्लॉय में तो हर चीज अलाउ है। पुराना एम्प्लॉय जो आपके पैसे खा के भाग गया, भाई एम्प्लॉय को उधार देना ये आपका ट्रेड एक्टिविटी नहीं था। लोन टू सप्लायर, देखो कस्टमर को उधार देना समझ आता है, लेकिन सप्लायर को लोन कौन देता है? कस्टमर को लोन कोई नहीं देता। कस्टमर से ट्रेड यानी बिजनेस चल रहा होता है, रिसीवेबल चल रहा होता है। हम माल बेचते हैं, हमारा रिसीवेबल क्रिएट होता जाता है। हम माल बेचते हैं, हमारा रिसीवेबल खड़ा होता जाता है। हम माल बेचते हैं, हमारा रिसीवेबल बढ़ता चला जाता है और वो भाग जाता है, यानी रिसीवेबल डूब जाता है। कौन आदमी है जो अपने सप्लायर और कस्टमर को लोन देता हो? अगर देता है तो वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से दे रहा है कर्जा, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो ये तीन चीजें आप अच्छी तरह से हिफिज कर लेना। ये तीन चीजें जो हैं ये कभी भी अलाउ नहीं होंगी। ये तीन लोन अगर डूब जाएंगे तो ये अलाउ नहीं होंगे। इसके अलावा जो बिजनेस रिलेटेड पैसा डूब जाएगा या उसका प्रोविजन बनेगा तो वो अरे अलाउड इनकम वाह। हो जाएगा, और वो अगर वापसी मिल गया तो वो अलाउड इनकम हो जाएगी। लेकिन ये तीन जो ऑरेंज कलर से लिखे हैं, ये वाले कर्जे अगर आपके डूब गए ना तो ये आपके ही हैं, आपको अलाउ नहीं होंगे। यानी ये माइनस नहीं होने चाहिए। अगर माइनस हो गए हैं तो यू हैव टू ऐड देम बैक। ठीक हो गया? ठीक है। ये सारी जो लिस्टें चल रही है ना ये आपको याद होना जरूरी है। ये पता है ना आपको पेपर से पहले। और पेपर से हाँ। पहले का मतलब ये है कि मैं ये कहता हूँ कि रोज पढ़ना है। जो टैक्स का पेपर रोज नहीं पढ़ेगा टैक्स उसको आखिरी में नहीं आएगा। बर्बाद कर देगा। ठीक है, टैक्स का कोर्स बहुत बड़ा कोर्स है। आगे कुछ बातें हैं
और अदर्स। देखो भाई, डिसअलाउड पढ़ रहा हूं, फाइन्स, कोई गलती की आपने, फाइन वगैरह हो गया, अलाउ नहीं होगा। आपने कोई ब्राइब श्राइब दी, देखो नॉर्मली जो बिजनेसेस ब्राइब देते हैं ना, वो उसको एक एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, ऑल्दो ब्राइब एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते, कोई ना कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो एक्सपेंस भी अलाउ नहीं होता, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। इस पे सजाएं, लॉ कानून आपको क्या सजा देता है वो एक अलग बात है। टैक्स ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई ब्राइब श्राइब दी तो ये आप इनकम स्टेटमेंट से माइनस नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? सही है। ओके। इसके बाद आखिरी क्या है, पढ़ना जरा। कॉस्ट ऑफ रेजिंग शेयर कैपिटल। अच्छा। शेयर कैपिटल किसका होता है? कंपनी का। हाँ, कंपनी का। अरे बाबा ऐसे नहीं सोचो, सेठ हो यानी ओनर, ओनर मतलब मालिक, मालिक मतलब दुश्मन। शेयर कैपिटल हाँ। मतलब मालिक, और मालिक होता है अपना अच्छा। दुश्मन, और दुश्मन का कोई भी खर्चा लाओ, नहीं है। बस सही खलास। है। शेयर कैपिटल ओनर, ओनर इज द दुश्मन, दुश्मन खली वल्ली। दुश्मन को हमने बोला ठीक है। निकले चल, नहीं आ रही तेरा खर्चा लाओ। अगला पढ़ो, अलाउड के अंदर नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय बस पार्किंग बस फाइन्स। बस बस, एम्प्लॉय लिखा हुआ आ गया, आगे कुछ भी हो, एम्प्लॉय तो अपना भाई है, उसके लिए जान भी कुर्बान है, हर खर्चा अलाउ है। तो पार्किंग फाइन हो, या फिर उसको रेजिडेंसी की पेमेंट हम करें, रेजिडेंसी मतलब उसको निकाल दें, या फिर हम उसकी काउंसलिंग करें, या फिर उसको लॉस, जॉब लॉस का कोई अलाउंस दें, या एम्प्लॉई चोरी करे। एम्प्लॉय अपना ऐसा भाई है कि उस पर हर खर्चा लगा, वो चोरी भी कर जाए, चोरी कर जाए, डाका मार दे, कंपनी के एसेट चुरा ले, कंपनी के पैसे खा जाए, सब अलाउ है, क्योंकि एम्प्लॉय अपना दोस्त है, और दोस्त पे जान भी कुर्बान है। और टैक्स कहता है ऑनर दुश्मन, ऑनर का खर्चा निश्चित नॉट अलाउड, और एम्प्लॉय का खर्चा सारे का सारा, कुल कुल कुल, टोटल टोटल एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉई या स्टाफ मेंबर्स अलाउ होता है। तो मैंने जो बोला, मैंने उन पांचों को टिक कर दिया। फिर आते हैं, आपने लॉ का पेपर पास करा, डैमेजेस आपको पता है, रेमेडी होती है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उसकी भरपाई करना, उसकी रेमेडी इज कॉल्ड डैमेजेस। डैमेजेस इज वन ऑफ द रेमेडीज ऑफ ब्रीच इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कोई ट्रेड रिलेटेड काम गड़बड़ की है और आपको डैमेजेस देने पड़ रहे हैं, तो ये एक अलाउ एक्सपेंस होगा, बिकॉज इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस। आपने अपना ट्रेडमार्क या पेटेंट रजिस्टर्ड करवाया, लोगो रजिस्टर्ड करवाया, तो ये भी एक बिजनेस एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई इट्स अलाउड। आपने लोन लिया, लोन लेने के लिए जो लोन की अप्रूवल कॉस्ट होती है, लोन की फीस वगैरह देनी होती है, वो भी क्या हो जाएगी, अलाउ। पेंशन कंट्रीब्यूशन जो आपने एम्प्लॉइज के लिए किया है, आपको याद होगा ये एक एग्जाम बेनिफिट था एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वहां पे एग्जाम था, यहाँ पे तो आपने खर्च किया है ना, एम्प्लॉय के लिए किया है तो इट्स अलाउड, लेकिन अगर एम्प्लॉयर के लिए करोगे, सेठ के लिए करोगे तो नॉट अलाउड नॉट हो अलाउड। जाएगा। आखिरी जो है इसको मैं समझाऊंगा, प्री ट्रेडिंग एक्सपेंस, ब्लू कलर से, प्री ट्रेडिंग एक्सपेंस, लॉ में थोड़ा सा पढ़ाया होगा टीचर ने लाजमी। बिजनेस शुरू होता मैंने है। लॉ का पेपर नहीं दिया है। हाँ, मैं कह रही हूँ मैंने अभी लॉ का पेपर नहीं दिया। कोई बात नहीं, देंगे आप इंशाल्लाह। देखो, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो कंपनी यूं रजिस्टर्ड नहीं हो जाती। कोई एक आदमी होता है जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर जो है वो भाग दौड़ करता है, वो प्रमोटर होता है, वो कंपनी का पहला डायरेक्टर होता है,
वो भागदौड़ करता है और वो कंपनी को रजिस्टर करवाता है। उस रजिस्ट्रेशन होने से पहले बहुत सारे खर्चे वो अपनी जेब से पे करता है, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ही विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो अब यहाँ पे एक सवाल है कि कंपनी तो खुली नहीं है, और कंपनी खुलने से पहले बहुत सारे खर्चे हो चुके हैं, तो क्या वो खर्चे अलाउ होंगे कि नहीं होंगे? तो वो खर्चे अलाउ होंगे। कंपनी खुली नहीं है और उसके खुलने से पहले के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे वो अलाउ होंगे। मिसाल के तौर पे कंपनी खुलती है 1 जनवरी, लाइसेंस मिलता है 1 जनवरी 2023। इसके बाद तो ठीक है, इसके बाद के तो अलाउड नॉट अलाउड हमें पता है रूल के हिसाब से। इससे पहले के जो खर्चे हैं वो भी अलाउड हो सकते हैं, अलाउड हो सकते हैं, वही हमारे रूल्स जो हैं उसके हिसाब से, कि ऑनर की जात पे ना हो, स्टाफ पे हो, कंपनी के लिए हो, कैपिटल एक्सपेंस ना हो, रूल्स को मीट करेंगे तो ये भी अलाउ होंगे। लेकिन सर कितने पुराने, कितने पुराने, कोई टाइम फ्रेम है कि 50 साल पुराने भी माइनस कर लेंगे? तो भाई टाइम फ्रेम है लिखी हुई, कितने साल। कंपनी सर। के पहले के 7 साल के होने वाले रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो कंपनी के खोलने के लिए सेट करे, कंपनी के लिए करे, तो वो अलाउ होते हैं, वही रूल्स के हिसाब से जो रूल्स आपने पढ़ रखे हैं। एनी प्रॉब्लम्स? नहीं। ओके। ये है एक्सपेंसेस जो अभी हमने पढ़े। एक्सपेंसेस की कहानी इसके साथ तकरीबन पूरी कवर हमने कर दी है। बाकी वो जनरल रूल आपको याद है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक हो गया? अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आपने बताना है इज इट अलाउड और नो। देखते हैं कितना आपको याद है। छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। हेल्प मी विद द आंसर प्लीज। पहला और दूसरा तो नॉट अलाउड है। जी पहला जो है वो नॉट अलाउड है, क्योंकि ऑनर अपना दुश्मन है और दुश्मन पे कोई खर्चा अलाउ नहीं होता। इसका मतलब अगर ये माइनस हो चुका है, लिखा हुआ है ना कि एक्सपेंडिचर अगर एडजस्ट कैसे करें, तो जी हाँ इसको हम एड बैक करेंगे। इसको हम क्या कर देंगे? एड बैक Right करेंगे। back. दूसरा, बेगम जोजा मोहतरमा की सैलरी, मार्केट सैलरी 15, जोजा को कितनी सैलरी दी? 45, क्योंकि इसको घर भी जाना था इसलिए। तो एड बैक तो करेंगे, लेकिन कितनी अमाउंट? एक्सेस सैलरी कितनी? अब ये जो पहला था ड्राइंग्स थी ऑनर से रिलेटेड, नॉट अलाउड, एड बैक हो जाएगा। दूसरे वाला एक्सेस सैलरी है, नॉट अलाउड। ऑनर ने अपनी वाइफ को जिंदा रहने के लिए एक्सेस पैसे दिए, तो कितने एक्सेस दिए हैं, कितना नॉट अलाउड हो जाएगा? 30। 30,000। 30,000। फिर क्या है? सब्सक्रिप्शन टू गोल्ड गोल्फ क्लब, किसकी है बाबा? सेठ की, ऑनर की। की। ऑनर दुश्मन होता है खला। Add back. अब उसने ऑफिस, भाई ऑनर दुश्मन है, मैंने क्या बोला था? ऑनर इज हाँ। दुश्मन, खलास। अब उसने कंपनी के लिए किया हो, वो कंपनी के लिए जान भी दे देना, वो हमारा दुश्मन है, खत्म। ऑनर इज अ दुश्मन, ऑनर इज अ दुश्मन। सर ये खर्चा तो कंपनी के क्लाइंट के लिए किया, बेटा किस पे खर्च हुआ? ऑनर पे। ऑनर इज अ दुश्मन, खलास। बात समझ आई? सही है। इसके बाद क्या है? लीगल फीस टू एक्वायर अ लीज, क्या ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता? लीज स्टार्ट करते वक्त की जो फीस होती है
यानी आप किराए पे कोई चीज लेते हो तो जो लीगल फीस वगैरह लगती है वो कैपिटल एक्सपेंस ही होता है। और हमारा रूल फरमा चुका है कि कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड है, इसलिए इसको भी हम कर देंगे। और आखिरी वाला, इम्प्लॉई नजर आया, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अलाउड है ना, अलाउड, फिर अलाउड नो मतलब एडजस्ट। हुआ है और होना भी चाहिए था, तो वी विल डू नथिंग। ट्रेनिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय चोरी भी कर ले, इतना जबरदस्त हमने तो पढ़ा हुआ है, एम्प्लॉय चोरी भी करे जब भी अलाउ है, तो ट्रेनिंग कोर्स तो अलाउ होगा ही होगा। तो ये थी कहानी एक्सपेंसेस की, जो हमने आज खत्म कर दी है। नेक्स्ट क्लास में हम इनकम के शेड्यूल, इनकम की लिस्टिंग को पढ़ेंगे, यानी कल पढ़ेंगे। और कल हम चैप्टर नंबर 7, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है कैप्लान का, ये हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब है बारी इनकम की। सबसे पहले हम उस इनकम की बात करेंगे जो टैक्सेबल है और अकाउंटिंग उसको टैक्सेबल नहीं समझती। मतलब अभी जो आप इनकम पढ़ने जा रहे हो उसको प्लस होना चाहिए, लेकिन आमतौर पे ये प्लस नहीं हुई होती, तो इसको आप क्या कर देंगे, सिंपल प्लस कर देंगे। अब वो कौन सी एक इनकम है ऐसी जो अकाउंटिंग में प्लस नहीं होती और हम प्लस करेंगे, तो उस इनकम को बोलते हैं प्रॉफिट ऑन विड्रॉवल ऑफ गुड्स। अकाउंटिंग में आपने ड्राइंग्स पढ़ा है, मालिक जब चीजें विड्रॉ करता है तो अकाउंटिंग में क्या एंट्री बनाता है, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। परचेजेस क्रेडिट करता है यानी कॉस्ट को क्रेडिट करता है। टैक्स पता है क्या कहता है, टैक्स कहता है ऐसा नहीं चलेगा, ड्राइंग्स भी सेल है, ड्राइंग्स भी सेल्स है, और ड्राइंग को भी सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड होना चाहिए। ड्राइंग्स भी सेल है और ड्राइंग्स की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, मालिक को बेचा है ना, तो उसको भी आप रेवेन्यू में यानी सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करो। यानी ये एक अजीब बात आपको लगी है, लेकिन टैक्स में तो बातें होती ही अजीब हैं। टैक्स जो बोलता है वही सही होता है। तो टैक्स क्या फरमाता है कि अगर मालिक ने कोई पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाली हैं तो उसको आपने कॉस्ट पे नहीं, उसको आपने सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे नहीं, सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करना है। पॉइंट समझ आ गया? सही है। अब करते कैसे हैं, इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, क्वेश्चन का नाम है मिस्टर हमजा। इस क्वेश्चन के 3 सिनेरियोज होंगे, मैं पहला सिनेरियो पढ़ूंगा, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ें। तो भाई ये कार डीलर है, इसने अपनी इन्वेंट्री यानी एक गाड़ी निकाल ली। अब कार डीलर के लिए व्हीकल जो है वो नॉन करंट एसेट नहीं होता, वो एक इन्वेंट्री होती है। यानी क्या कर रहा है, स्टॉक विड्रॉ कर रहा है। 10,000 कॉस्ट थी, 15,000 की सेलिंग प्राइस थी और ये इसको विड्रॉ कर रहा है। आपका नेट प्रॉफिट जो अकाउंटिंग के हिसाब से आया हुआ है ना, वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, 1 लाख। कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 लाख। अब मसला ये है, हमारा रूल क्या कहता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, ये आपको सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये जो ट्रांजैक्शन आपने की है, यानी जिसका नाम है, इस ट्रांजैक्शन नाम है गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ऑनर के पर्सनल यूज की गुड्स, इस ट्रांजैक्शन को सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी पूरा अमाउंट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ए में क्या लिखा हुआ है, इसने कोई एंट्री नहीं बनाई। मेरी बात सुनो, रूल क्या कहता है, आपने सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करना है।
रूल क्या कहता है? आपने सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करना है और रिक्वायरमेंट कहती है आपने कुछ किया ही नहीं है। सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करना है और आपने कुछ किया ही नहीं है, तो क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? Add ऐड करूं किस पे, किस अमाउंट पे? 10 पे के 15 पे? सर उसूल है 15. कि सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए और हमने कुछ किया ही नहीं है, तो पूरे 15,000 पे रिकॉर्ड कर लो ना। करेक्ट और रॉन्ग? सही. बी में क्या बोला है? नंबर 2 यानी बी में क्या बोला है कि उसने इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया है। मेरे दोस्तों, रूल क्या फरमाता है, किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? सेलिंग प्राइस पे। किस पे रिकॉर्ड करना? Selling price पे. और इसने किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है? नंबर 2 में Cost. करना है सेलिंग प्राइस पे और कॉस्ट पे कर चुका है। आसान उर्दू बोलूं, 15,000 पे रिकॉर्ड करना था, 10,000 पर रिकॉर्ड कर चुका है, तो मैं क्या करूं? 15 पे रिकॉर्ड करना था, 10,000 ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड। व्हाट शुड आई डू? 5,000 और डाल देंगे. बेहतरीन हो गया। 5,000 जो कम रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्ड कर देंगे। ये आएगा कितना? 1,05,000। तीसरी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, क्या है? Entry is made on selling price. अब तीसरे में कहता है कि बाबा इसने एंट्री, यानी अकाउंटेंट जो था ना उसको अकाउंटिंग नहीं आती थी। अकाउंटिंग में गलती है ये। अकाउंटिंग में कभी भी सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एज पर अकाउंटिंग इज गलत, बट टैक्स के हिसाब से तो इसने बिल्कुल परफेक्ट काम किया है कि नहीं किया? Right, जी. सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड करना था और सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड हुआ हुआ है। 15 पे करना था और 15 पे ही हुआ है। 15 पे करना था, 15 पे ही हुआ है। अब मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं करूं। लाख का प्रॉफिट है, लाख का ही रहेगा। 3 से ज्यादा केसेस पैदा नहीं हुए आज तक, आ नहीं सकता इससे ज्यादा। ये क्वेश्चन अगर हमजा वाला आपको हिफ्स है तो आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में निकल जाएंगे। कॉपी कीजिएगा। कोई तकलीफ है तो बताइए। नहीं. हो गया? हाँ, ओके. अब एक चीज और है, वो है कि कुछ ऐसी इनकम होती हैं, कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो अकाउंटिंग के लिए हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। टैक्स कहता है ऐड ना करो। वो कौन सी इनकम है? नहीं. आपने क्या सेविंग इनकम अलग से पढ़ा टैक्स में? इंटरेस्ट इनकम, हराम इनकम अलग से पढ़ा था ना? हाँ. क्या आपने प्रॉपर्टी इनकम, रेंट इनकम अलग से पढ़ा? जी. हम डिविडेंड इनकम भी अलग से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। और कैपिटल इनकम, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल्स को भी हम अलग से पढ़ेंगे। ये जो इनकम अलग से है ना, वो ट्रेडिंग इनकम का हिस्सा नहीं होती क्योंकि उस पर टैक्स अलग से लगता है। हर इनकम का अलग रूल है। तो देखो, अकाउंटिंग में आपने माशाल्लाह ए लेवल्स भी किया हुआ है। रेंटल इनकम अदर इनकम का हिस्सा होती थी, नेट प्रॉफिट में ऐड हुई भी होती थी। यहाँ पे इसको हटा देंगे, नॉट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये प्लस हुई है तो क्या कर देंगे, माइनस। रेंट इनकम आमतौर पे अकाउंटेंट प्लस करते हैं, हम इसको हटाएंगे। गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट यानी कैपिटल इनकम भी अकाउंटेंट प्लस या माइनस करते हैं, उसको भी हटा देंगे। हराम इनकम, इंटरेस्ट अगर ऐड हुआ है तो उसको भी हम हटा देंगे। और इसके अलावा कोई भी नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट अगर होगा, यानी कारोबार से हट के कोई इनकम होगी, तो वो भी अगर ऐड हुई होगी तो उसको भी क्या कर देंगे,
हटा देंगे। दूसरे लफ्जों में जो हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे ना, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड, ट्रेडिंग इनकम के अलावा कोई भी इनकम, वो प्रॉपर्टी इनकम हो, वो कैपिटल इनकम हो, वो गेन ऑन डिस्पोजल हो, वो इंटरेस्ट इनकम हो, वो डिविडेंड इनकम हो, वो कभी भी आपकी नेट प्रॉफिट का हिस्सा नहीं रहेगी। अगर ऐड हुई हुई है तो सिंपल उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। बात समझ आ रही है? जी। कोई तकलीफ? ये पूरी स्क्रीन जो अभी हमने पढ़ी ये हैंड आउट में मौजूद है, ठीक है। अब हम एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, जबरदस्त समा क्वेश्चन। एक सेकंड दीजिएगा, मैं शेयर कर रहा हूँ। बड़ा सा आसान क्वेश्चन, बड़ा सा आसान क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन पढ़िए, ये जो अभी हमने चीज पढ़ी है ना, ये उससे रिलेट करेगा। और ट्राई कीजिए कि आप हैनी फुल का आंसर मुझे बता सकती है। बी दूसरा वाला है। अब देख लेते हैं, आपने कहा है बी। देखिए भाई, प्रॉफिट दिया हुआ है 247,500 का। सेठ ने, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ माल निकाला जिसकी कॉस्ट 850 थी और सेलिंग प्राइस 1100 थी। हमें रूल पता है कि 1100 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। लिखता है एंट्री जी। नहीं, नो एंट्री रिकॉर्डेड, गुड्स फॉर पर्सनल यूज। हमें पता है 1100 पे रिकॉर्ड करना है और इसने रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो 1100 पे रिकॉर्ड कर लो ना, कर लो प्लस 1100। क्या आंसर आ गया? आपने बी बोला था जी। और बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अब ये हमने क्वेश्चन किया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसमें आपका एक तरह से टेस्ट समझ लो कि मैंने कहा था कि यार बहुत सारे हैं, इसको एक्सपेंसेस को और इनको याद करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये मुश्किल नहीं है। नेट प्रॉफिट से हम चलेंगे, एड लेस खेलते चले जाएंगे। एड लेस का रूल हमें पता है। यानी एक तरह से अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने विलियम का है, ये हमारा रिकॉल है। रिकॉल बोले तो जो जो हमने एक्सपेंसेस के बारे में चीजें पढ़ी हैं, ये उनको हमें रिकॉल करवाएगा। करेक्ट और रॉन्ग आपने निकालना क्या है? निकालना है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब ये है कि हम चलेंगे नेट प्रॉफिट से, हमेशा हमने चलना है। हमने शुरुआत करनी है नेट प्रॉफिट से, ठीक है। यानी मैं चलूँ हाय। नेट प्रॉफिट से, ठीक है। नेट प्रॉफिट है कितना? 30,200। 200। अब पता है क्या करना है? एक एक चीज को पकड़ना है, एक एक चीज को पकड़ना है, उसका नोट पढ़ना है और अपने रूल्स लगाने हैं। बड़ा एहतियात से चलेंगे, मुश्किल नहीं है ये, है बड़ा आसान। लेकिन बात वही होती है कि जिसके लिए आसान है, जिसने हैंडआउट को याद कर लिया है। अगर आपको हैंडआउट से पहले मैंने जो जुगाड़ बताया था ना, जुगाड़ याद है? जुगाड़, जी। वो भी अगर याद है तब भी आपका आधा क्वेश्चन खुद ही निकल जाएगा। ऑनर ठीक है।
होता है, ऐसी कुछ बातें की थी ना। जी। तो ये एम्प्लॉय दोस्त होता है, ऐसा कुछ थोड़ा धुंधला धुंधला सा, उम्मीद है याद होगा। अब मैंने स्प्रेडशीट स्टाइल में इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेट प्रॉफिट आ गया। पहला एक्सपेंस क्या नाम है? डेप्रिसिएशन। लाइन बाय लाइन जाना है ना, सबसे पहले सबसे ऊपर आ गए। ये पहला एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, इसका कोई नोट नहीं हो सकता डेप्रिसिएशन में, क्योंकि हमें रूल हिफ्ज है। डेप्रिसिएशन अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड, माइनस हो चुका है। नॉट अलाउड है मतलब क्या कर दूं? नॉट अलाउड माइनस नहीं होना चाहिए। नॉट अलाउड में एड बैक। नहीं होना चाहिए। और वो माइनस हुआ हुआ नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं इसको प्लस कर दूंगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है इसके नीचे, लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट क्या लिखा हुआ है? लाइट एंड हीट के साथ नोट नोट नंबर नंबर 1। पढ़े, नोट वन को जरा। नीचे दुकान ऊपर मकान वाला सेटअप है कि नहीं है? जी। भाईजान जो है वो नीचे दुकान रखते हैं और ऊपर मकान रखते हैं, जिसमें जोजा मोहतरमा भी रहती हैं। और जो बत्ती पानी गैस वैस इसका उसका रेंट शेंट ये सारे खर्चे हैं ना, ये इकट्ठे हैं। यानी 40% रिलेट करता है फ्लैट से। ये फ्लैट में ओनर रहता है। जी। ओनर हमारा कौन होता है? दुश्मन। बचपन का खर्चा लाओ। नहीं है। नहीं है, 55,000 का पेपर है। गलती करेंगे 55,000 डूब जाएंगे पाकिस्तानी रुपीज में। तो ऑनर का पर्सनल खर्चा अलाउ नहीं है। टोटल है 1525। 1525 इज द एक्सपेंस ऑलरेडी डिडक्टेड। हमें पता चल गया कि पर्सनल है 40%, और ऑनर का पर्सनल कभी भी अलाउ नहीं होता। तो उसको क्या करें? माइनस तो पूरा हुआ है, बिजनेस का तो माइनस रहने देंगे, पर्सनल को क्या कर देंगे? एड बैक। एड बैक, जो कि मैंने कर दिया। एनी सवाल? नहीं। इसके बाद हेडिंग है कार एक्सपेंस। सीक्वेंस से चलना है, नोट्स की सीक्वेंस नहीं, एक्सपेंसेस की सीक्वेंस। गाड़ी का एक्सपेंस, नोट नंबर 2 क्या फरमाता है बताइए? नोट 2 में नहीं। कहता है 12,000 माइल चले, 9,000 माइल प्राइवेट थे। बाबा, ऑनर जी। दुश्मन, ऑनर दुश्मन। मैं अगर यहाँ लिखूं जी। 12,000 माइल टोटल है, 9,000 माइल प्राइवेट हैं, तो 3,000 बिजनेस हुए। बिजनेस जी। अलाउ है, प्राइवेट अलाउ नहीं है। नहीं है। तो पूरा कर दिया ना, तो बिजनेस स्माइल को क्या करूंगा मैं? बिजनेस माइल को रहने दूंगा, प्राइवेट माइल को ऐड कर दूंगा। तो प्राइवेट माइल कैसे निकालूं इस खर्चा? ये खर्चा टोटल है 12,000 माइल का, डिवाइडेड बाय 12। और इसमें प्राइवेट माइल कितने दिए हुए हैं? 9,000। मैं राइट रॉन्ग? सही है। आंसर आ रहा है मेरे पास 3540। चेक भी कर लीजिएगा। कोई भी तकलीफ है अगर तो प्लीज साथ साथ पूछते जाइएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आई जो हमें हैंडआउट से रेफर करनी पड़े। ये आपके डेप्रिसिएशन तो याद ही हो जाता है, हीटेड लाइट। और ये जो था, ये वही दुश्मन वाला चक्कर था, ऑनर दुश्मन, तो हमने खुद ही करा है। हैंडआउट को रेफर अभी तक नहीं करना पड़ा है। सही ठीक। है। इसके बाद क्या है? नोट नंबर 3 नाम है रिपेयर एंड रिन्यूअल। 5660 माइनस हुआ हुआ नजर आ रहा है। नोट पढ़ेंगे आप जरा, क्या लिखा हुआ है नोट में? कहता है द फिगर
560 includes buys for decoration of shop. डेकोरेशन ऑफ शॉप बिजनेस का खर्चा है कि नहीं है? बिजनेस खर्चा बिजनेस का खर्चा अलाउ है, नॉट अलाउड है? अलाउड। रेवेन्यू एक्सपेंस तो अलाउ है, और डेकोरेशन या रीडेकोरेशन हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस ही होता है। अलाउ है 0। अब एक सवाल बच्चे करते हैं, सर ये 0 यहाँ दिखाना जरूरी है? तो इसका जवाब है ना, याद कर लो, ट्रेडिंग इनकम में जिसकी आप एडजस्टमेंट नहीं करते ना, वो दिखाना है 0 के साथ। यानी ये जिस तरह से मैंने 0 लिखा है ना इसको, ये देखें, ये बोल्ड अनबोल्ड हो रहा है, दिख रहा है, जलबुझ हो रहा है। ये आपको ऐसे ही पेपर में दिखाना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। 0 लिखने के मार्क्स होते हैं, इसको अच्छी तरह से ये अपने पास याद रखना। अगला डेकोरेशन ऑफ फ्लैट। फ्लैट बाबा, फ्लैट पर्सनल एक्सपेंस, हराम, नॉट अलाउड। फिर क्या है? और कुछ भी नहीं है ना, बस इसमें नोट में 2 ही बातें थी, 2 ही खर्चे थे, दोनों को लिख दिया मैंने। कार एक्सपेंस भी निपटा लिया मैंने, रिपेयर एंड रिन्यूअल भी खत्म कर दिया। अब मैं आ गया हूँ रेट एंड रेट्स पे। नोट नंबर 1 को रेफर कर रहा है, नोट नंबर 1 को रेफर करो जरा। नोट नंबर 1 में वही बात है कि भाई 40% फ्लैट से रिलेट करता है, तो किराया भी 3900 का जो है उसका 40% इज गोइंग टू बी परटेन्ड विद फ्लैट। कितना आएगा ये 40%? 1560। इस में रेंट एंड रेट्स में कोई सवाल नहीं। प्रोफेशनल फीस में इतने सारे अलग अलग हैं, तो सबको अलग अलग लिखना है। अकाउंटेंसी मैं पहले नाम लिख देता हूँ, फिर है लीगल फीस, लीगल फीस, परचेज ऑफ शॉप की लीगल फीस है ये, शॉप खरीदते वक्त की लीगल फीस है ये, मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, शॉप खरीदते वक्त की लीगल फीस है ये, और डेट कलेक्शन के कुछ आपने पैसे दिए, और 250 जो हैं वो कैपिटल गेन्स के हैं, कैपिटल गेन्स के, कैपिटल गेन्स की एडवाइस के लो या अकाउंटेंसी के लो। अब ये चारों एक्सपेंस में अलाउड नॉट अलाउड का फैसला करते हैं जी। अकाउंटेंसी पर्सनल होती है, बिजनेस की होती है? बिजनेस की। यानी ये बिजनेस एक्सपेंस है कि पर्सनल एक्सपेंस है? बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस से अलाउ हो गया। दूसरा क्या है? लीगल फीस ऑफ शॉप, शॉप खरीदते वक्त की लीगल फीस। क्या ये कैपिटल एक्सपेंस की इसमें खुशबू नहीं आ रही? है। इज इट अ रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस कभी भी अलाउ नहीं होते। नहीं होता। फिर डेट कलेक्शन, हैंड आउट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन की है, और लीगल फीस की हेडिंग के अंदर डेट कलेक्शन अलाउड एक्सपेंस होता है। अभी हमने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हैंड आउट को रेफर अब जाके किया कि डेट कलेक्शन इज अ अलाउड एक्सपेंस, ये वहां लिखा हुआ है। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स मैंने कहा था ये कैपिटल है, कैपिटल, और कैपिटल इनकम कभी भी अलाउ, कैपिटल वाली चीजें अलाउ नहीं है। यानी माइनस हुई हुई है तो आप क्या कर दोगे? ऐड बैक कर दोगे। यहां तक कोई तकलीफ, कोई सवाल, कोई टेंशन? नहीं।
प्रोफेशनल फीस का नोट पूरा हो गया है, फिर वेजेस एंड सैलरी का नोट पढ़ेंगी आप, बड़ा आसान सा है। वही बात है, मार्केट में बंदा मिल रहा था 11,000 का, वाइफ को जॉब दी तो घर में रहना भी था, जिंदा रहना था, तो वाइफ को वाइफ होने की वजह से, वाइफ सैलरी ज्यादा मिले। वाइफ होने की वजह से कुछ पैसे ज्यादा दिए जो कि अलाउ नहीं होते, टैक्स में अलाउ एक्सपेंस नहीं होते, क्या कर दोगे? एक्सेस को एक्सेस को ऐड एड बैक। कितना एक्सेस है? 15,500 माइनस 11,000। कितना हुआ? इज इट 4,500 तो नो? हाँ। इसी के बाद अदर एक्सपेंसेस का नोट है 0.6। इसमें आमतौर पे हैंडआउट को रेफर कर लेते हैं क्योंकि ये हमें याद नहीं होता बच्चों को। राइट। पढ़ो जरा इसको। द फिगर इंक्लूड्स 640। 640 क्या है? गिफ्ट टू कस्टमर। कस्टमर। तो थोड़ा ज्यादा ले लो ना। गिफ्ट टू कस्टमर क्या दिया? फूड। अच्छा भाई, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, गिफ्ट का रूल याद है थोड़ा बहुत? क्या था? गिफ्ट उसी वक्त अलाउ है कस्टमर और सप्लायर को जब वो तीन कंडीशन को मीट करे। 50 पाउंड तक का हो, खाना पीना ना हो, और उस पे आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी होनी चाहिए। तीनों कंडीशन को मीट करे तो गिफ्ट टू एम्प्लॉय, गिफ्ट टू सप्लायर या कस्टमर अलाउ हो जाता है। राइट। ये तो हर गिफ्ट अलाउ है, एम्प्लॉय के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना भाई है, दोस्त है। तो कस्टमर या सप्लायर के गिफ्ट की तीन कंडीशंस आपके सामने ग्रीन बॉक्स है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ भाई। ये जो है ना, ये 640 वाला जो है कस्टमर को दिया है, 50 के अंदर अंदर है, लेकिन ये खाना पीना है बाबा, खाना 50 डिसअलाउ होगा। तो डिसअलाउ। खाना पीना कंडीशन टूट गई, नॉट अलाउड, डिसअलाउ कर दिया, खल्ली वल्ली करा दिया इसको हमने, बोल निकला इसको, -1 प्लस करो, निकालो। अच्छे क्या है बाबा? 320 रुपए, अलग कलर में लिख देता हूँ। 320 रुपए का गिफ्ट दिया कस्टमर को, पेन्स दी जिसपे एडवर्टीजमेंट भी थी, और एक पेन जो है वो कितने की है? 1.6 की है। चलो भाई, गिफ्ट ही दिया है, बहुत अच्छी बात है, गिफ्ट दिया है, लेकिन ये पेन है। कंडीशन तीन है, एक 50 के अंदर हो तो ये 1.6 है, यानी 50 के अंदर है, एडवर्टीजमेंट हो, एडवर्टीजमेंट भी है, और खाना पीना ना हो तो मेरे दोस्तों हम पेन नहीं खा, अलाउ हो जाएगा। अलाउ हो जाएगा, यानी कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है 100 रुपए डोनेशन। अच्छा भाई, डोनेशन किसको दिया? नेशनल चैरिटी। और फिर क्या है? एक और डोनेशन। अच्छा भाई, डोनेशन की दुकान लगा दी, जबरदस्त, बेहतरीन, अच्छी कंपनी है, जबरदस्त कंपनी, नाइस पीपल्स। अब ये दिया है लोकल चैरिटी, और इस नोट में और कुछ भी नहीं है। अगर याद है धुंधला धुंधला नेशनल चैरिटी लोकल चैरिटी का तो आप बताओ, वरना मैं शो कर देता हूँ स्क्रीन पे। हमने पढ़ाया था नेशनल चैरिटी गिफ्टेड होता है, अलाउ नहीं होता।
लोकल चैरिटी अगर आपने एडवर्टीजमेंट allowed है। हो जाता है, इसमें देखेंगे। नेशनल चैरिटी हमें पता है कभी भी अलाउ नहीं होगी, एड बैक कर देंगे। लोकल चैरिटी अगर एडवर्टीजमेंट है तो अलाउ हो जाएगा। नीचे देखो 40 पाउंड के साथ ये लिखा हुआ है कि नहीं है कि फ्री में एडवर्टीजमेंट हुई है, तो हाँ भाई हुई है। आपने चैरिटी लोकल को दिया है तो उसने आपकी मार्केटिंग की है, इसका मतलब ये अलाउ हो जाएगा। नोट हो गए, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस तक पूरा हो गया। नोट नंबर 7 अलग से है, गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ये अलग से क्यों है? क्योंकि ये इनकम है। रूल आपको पता है, इसको सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। सेलिंग प्राइस कपड़ों की है 650, कॉस्ट है 460, और इस चरिए ने, इस बंदे ने, मिस्टर विलियम ने अभी तक कोई एंट्री, यानी अकाउंटेंट ढीला, उसने एंट्री नहीं बनाई। एंट्री नहीं बनाई तो हमें पता चला तो हम एंट्री बना देंगे। एंट्री बनाने का मतलब हमारा रूल है कि गुड्स फॉर प्राइवेट यूज हमेशा सेलिंग प्राइस पर ऐड होती है, तो मैंने 650 पे ऐड कर दिया। आंसर जो आएगा इसको बोलते हैं एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? ये नाम बड़ा, एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैलकुलेटर की हेल्प चाहिए मुझे तो आंसर मुझे पता चल जाए क्या आ रहा है। I got an answer which is showing in this screen as well. ये आंसर तशरीफ लाया है। एडलेस हमने खेलना सीखा है। ये ट्रेडिंग इनकम का पहला चैप्टर है जिसमें आप अपने नेट प्रॉफिट को अकाउंटिंग से हटा के टैक्स के रूल्स पे ले आते हो, और अकाउंटिंग का प्रॉफिट कहलाता है नेट प्रॉफिट, और टैक्स के रूल्स के हिसाब से उसको जब लाते हो तो उसका नाम हो जाता है एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। यू गॉट व्हाट आई सेड मैम? Any confusion? Let me know. That's it for this particular